अपने लिए और अपनों के लिए तो हर कोई सोचता है और करता भी है। भूख लगी तो खा लिया, ठंड लगी तो ओढ़ लिया, बच्चे को खिलौना पसंद आया तो दिला दिया। पर दूसरों के लिए सोचने और करने वाले बहुत गिने चुने, बहुत खास लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की परेशानी को, दूसरों के दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं और इतनी संवेदनशीलता रखते हैं कि उसे कम करने के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आगे कैसी चुनौती आएगी, रास्ता कितना मुश्किल होगा, क्योंकि मंजिल है एक, दुखदाई संसार में दुख कम करना और एक कठिन जीवन को सरल बनाना। और यही सार है एक इनोवेटर का। वह उन खास चंद लोगों में से है जो ना कि दूसरों की तकलीफ देखते हैं, पर उस पर विजय पाने की कोशिश भी करते हैं। हमारे गांव के स्तर पर बहुत सारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी भी हैं। हमें पारंपरिक सोच को भी साथ में लेकर चलना है, लेकिन कई चीज़ें जो पारंपरिक हैं उनमें कमियां भी हैं। तो अगर हमें, जैसे हमारी अभी क्लाइमेट चेंज हो रही है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारे समाज में जो इतनी इनइक्विटी है, तो अलग अलग लेवल पे जो हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए कोई भी हम हल निकालेंगे तो वो इनोवेशन ही है। तो इनोवेशन ज़रूरी इसीलिए है कि हम आज की स्थिति से बेहतर स्थिति में जाएं। इनोवेशन का मतलब यह नहीं होता कि हमेशा कुछ नया बनाया जाए या कोई नई वस्तु का आविष्कार किया जाए। इनोवेशन में तो किसी पुरानी चीज को नए तरीके से इस्तेमाल करना भी आता है। मतलब तो है नई सोच से, समस्या के समाधान से। रूरल टेक्नोलॉजी पे मैंने देखा है कि जो लोग काम करते हैं वो वही करते हैं जिनको मज़ा आता है। तो कई सालों से हमारी इच्छा ही यही रही है कि हम ऐसा कुछ काम करें जिसे मन में एक संतोष हो कि हमने अपने गांव के लिए कुछ किया। क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनका फ़ायदा अधिकतर बड़ी कंपनियों को मिलता है। जो हमारे खासकर गांव के जो लोग हैं या फिर जो अमीर नहीं हैं, उन लोगों तक इन सब चीज़ों का लाभ कम पहुंच पाता है। अगर हम इन लोगों से जुड़ते हैं तो उनको जब कोई चीज़ पसंद आती है और उनको लगता है अरे ये ऐसा भी संभव है, तो वो जान के ही हमको हमारा सारा जो थकान है मिट जाती है। तो सबसे अच्छा तो तभी लगता है कि जब हम उन लोगों की जो असुविधाएं हैं और जो उनको कमियां दिख रही हैं अपने कामों में और मुश्किलें आ रही हैं, उनको अगर हम थोड़ा थोड़ा भी दूर कर पाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। मावे की मिठास को कौन नहीं जानता, कितनी ही मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, कितने ही त्योहारों का अलंकार होता है, पर क्या मावा बनाने की विधि के बारे में कभी सोचा है? सुभाष ओला ने सोचा है, और सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि ऐसी मशीन भी तैयार की जो मावा बनाने की प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाती है। मैं 1992 के आसपास 11th में मैं हुआ उसे, और कैल्विन प्लांक का कथन था कि ऐसा ईंधन बनना असंभव है जिसके एग्जॉस्ट से निकली हुई वाष्प या गैस कभी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब वो मैं ये सब कर चुका था पहले। बस उसी के बाद मैं इसी के ऊपर लग गया, पढ़ाई छोड़ के और इसमें काम करने पावर प्लांट में लग गया। और पावर प्लांट के जो स्टीम के टर्बाइन जो वेस्ट था स्टीम, अब वो लगा तो भैया, तो ऐसा लगा कि ये तो हर इंडस्ट्रीज में काम आ सकता है। फूड प्रोसेस में आज किसानों को जो गुड़ बनाने का काम है उनको बहुत अच्छा इसमें सहयोग मिला। इस प्लांट से गुड़ बनाना बहुत सस्ता उनको हुआ और उनकी मेहनत कम हुई। मावा बनाने में आज जो किसान भाई हैं, जो दूध से मावा बनाना, दूध आज बाहर नहीं जाकर खुद का डेयरी है तो वहीं उसका मावा पनीर बनाओ, और एक अच्छा सा उनका एक रोजगार मिला उनको। यूं तो गांव घरों में मावा कड़ाही में खुले चूल्हे के ऊपर रखी जलती लकड़ियों से बनाया जाता था, पर जब बात हो व्यवसाय की तो लागत और मुनाफे की दौड़ में कुछ नए तरीके की जरूरत थी। तब आया
बॉयलर में स्टीम यानी भाप से बनने वाला मावा। और जब सुभाष ने जयपुर के एक कारखाने में ये प्रक्रिया देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि इसमें कितनी ऊर्जा और भाप व्यर्थ हो रही है। और तब शुरू हुआ उनका कठिन परिश्रम, एक ऐसी मशीन बनाने का जो ज्यादा से ज्यादा भाप को इस्तेमाल करते हुए कम लागत और कम समय में मावा तैयार कर दे। और इस परिश्रम का अंत हुआ 10 साल बाद, जब उन्होंने अपने इनोवेशन को पूरा किया। ये मैंने 2008 के आसपास मैंने बाजार में उतार दी थी इसको। जैसे ही ये पता लगा कि कोई भी एग्जॉस्ट से निकली हुई स्टीम वेस्ट न जाए, तो मैंने इसी को भी रिकवर किया। जहाँ 180 डिग्री टेम्परेचर और कंडेंस वाटर निकलता है 140 डिग्री, जो वेस्ट होता है उसको हमने रिसाइकलिंग किया विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, फीड पंप के द्वारा। ज़्यादा नहीं है तो स्टीम पावर प्लांट हम पहले बना चुका था, तो लगभग इसको डिज़ाइन करना था। 6 महीने में मैंने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना दिया था। स्टीम अपना मावा मेकिंग प्लांट और गुड़ बनाने का प्लांट या जैगरी प्लांट बोल सकते हैं। और वे टेक्सटाइल्स में प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ स्टीम यूज़ ले रही हो उसको 50% फ्यूल सेविंग और 98% वाटर सेविंग होना है। यह एक मावा बनाने की मशीन है। स्टीम सर्किट, जिसमें बॉयलर, कड़ाही, कंडेंसर और पाइप हैं, इनको एक बंद लीक प्रूफ डिजाइन के रूप में बनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम ईंधन बेकार जाता है। प्रयुक्त भाप को ग्रेविटी के माध्यम से पानी के साथ बॉयलर में भेजा जाता है। बंद सर्किट डिजाइन रिसाव को रोकता है, जिससे अतिरिक्त पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। साथ ही लकड़ी की खपत भी कम होती है। स्टीम बॉयलर में जो पानी वाटर है जो कंप्लीट क्लोज सर्किट होता है। बॉयलर में आज 1 टन का बॉयलर है तो उसको हर घंटे 800 लीटर पानी चाहिए। लेकिन अपन ने जो सिस्टम डेवलप किया है उसको किया है कि कम से कम उसको क्लोज सर्किट में किया जाए, एक बूंद भी बाहर ना निकले। स्टीम गया, कंडेंस हुआ और कंडेंस होकर के वापस बॉयलर में 140 डिग्री फीड वाटर टेम्परेचर हो उसमें, क्लोज सर्किट कंप्लीट। तो उससे पानी 98% सेविंग हो गया अपना। जो मैंने बताया गुड़ बनाने का प्लांट है वो डेवलप हुए, बहुत अच्छे, उनको अच्छा लगा। जो दही पनीर का काम करते हैं या मावा बनाते हैं उनको बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर 100 लीटर दूध में 100 किलो लकड़ी लगती थी, आज वहाँ पर 100 किलो दूध में 20 किलो लकड़ी से मावा बन रहा है। तो उनको ये भी कि एक अच्छा फ्यूल सेविंग मिला, जो एक उनका एक रोजगार का साधन हुआ अच्छा। हर सफल जीवन हर पड़ाव पर सफल नहीं होता। सच तो है कि सफल जीवन में जितनी सफलताएं होती हैं, उनसे कई ज्यादा निराशाएं और हार होती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बॉयलर में भरा पानी पारंपरिक मावा मशीनों के विपरीत लंबे समय तक लगातार उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक मशीनों को लगभग हर आधे घंटे में फिर से भरना पड़ता है। समय और मेहनत बचाने के लिए सुभाष ने दूध को निरंतर चलाते रहने का काम ऑटोमेटिक बना दिया है। पारंपरिक तरीके से कड़ाही में मावे को चिपकने देने से बचाने के लिए निरंतर चलाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रत्येक कड़ाही में कम से कम एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मेरे को 2.5 साल हो गए यहाँ। इससे पहले मैं अपना इलेक्ट्रिकल का काम करता था, तो यहाँ का इलेक्ट्रिकल वगैरह का भी मैं देख लेता हूँ, बाकी भी अपना जो प्रोडक्शन का वो भी मैं देख लेता हूँ। शुरू में मेरे साथ थे यहाँ पे 1-2 आदमी, उनके साथ साथ मैं धीरे धीरे सीखा, उसके बाद मैंने खुद कर लिया। मेरा प्रोडक्शन का ही है सारा काम। सुबह आते ही हम अपना काम चालू करते हैं। बॉयलर का जो भी देखते हैं कि आज कितना वो कौन सा हमारे पास ऑर्डर है, कितना कौन सा देना है। ऐसा है कि हम एक दिन में 2 भी बना देते हैं, 3 भी बना लेते हैं। जैसे अभी कुछ आदमी हमारे बाहर साइड पे भी चलते रहते हैं, कुछ यहाँ भी चलते रहते हैं, तो 4 तक भी बना देते हैं। 50-60 आदमी हमारे पास काम करते हैं। छोटा बॉयलर एक कढ़ाई का बनाते हैं तो मान लो 3-4 बन जाते हैं।
तो बड़ा बनाते हैं तो उसमें 2 भी बन जाए, 3 भी बन जाए। बॉयलर और मशीन का स्वचालित संचालन श्रम की बचत तो करता ही है, मावा की प्रति यूनिट में लकड़ी की खपत को भी कम करता है। सुभाष की स्वचालित मशीन एक ही बार में 10 से 12 लीटर दूध को संसाधित कर सकती है। इस तरीके का उपयोग डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रबर और प्लास्टिक उद्योग में कुशल हीटिंग के लिए भी किया जा सकता है। जैसे अभी अपने जो दुकान वगैरह कर रखी है, मावा वगैरह का जो खोए का मिठाइयों का जो काम करते हैं वहाँ है, जो भी स्टीम वगैरह का जो भी काम होता है वहाँ लगी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे कि जो भी हीटिंग का काम है वहाँ सब लगी हुई है। नहीं, अभी तो काफ़ी सुधार कर दिया। जैसे पहले पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा था, स्टीम का वो भी था, अभी सबको क्लोज करके सब सारा उसी में चल रहा है। अभी 100 लीटर दूध का खोआ निकालने के लिए 20 से 25 केजी लकड़ी लगती है। पानी की वेस्टेज है वो सारी ख़त्म हो गई है, कोई वेस्टेज नहीं है पानी का, एक बार भरने के बाद वही चलता है। हर सफल जीवन हर पड़ाव पर सफल नहीं होता। सच तो है कि सफल जीवन में जितनी सफलताएं होती हैं, उनसे कई ज्यादा निराशाएं और हार होती है। सुभाष उन निराशाओं को आज कैसे याद करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि वो भी जरूरी थी? क्या उनसे भी वो कुछ सीख पाए? ये मुझे अच्छी तरह ध्यान है। 1990 के 91 के आसपास की बातें, जब मैं पावर प्लांट के लग रहा था कि अब मैं इसको बनाऊंगा, तो पावर प्लांट 1 करोड़ का वो था। बोले इसमें तो करोड़ों रुपए लगेंगे, इतना पैसा तो आना बहुत मुश्किल है, क्यों इसमें पैसा वेस्ट करे, बर्बाद हो रहा है, कोई टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्या फ़ायदा इसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्या करोगे इसका बना करके। तो मैं ठीक है भाई, पैसा तो पता नहीं आएगा कैसे आएगा, मेरा काम है इसको बनाना, और पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए ना मैंने कभी सोचा है, ना कभी भविष्य में सोचा, ना अब सोच रहा हूँ इसके बारे में, और वो आज कैसे भी करके कंप्लीट हो गया। सपोर्ट तो अब ऐसे तो खुद कुछ मुझे भी करना पड़ा इसको डेवलप करने के लिए, और ज़्यादा तो खुद को ही करना पड़ा। बाद में जब खुद ने कुछ मैंने किया और लोगों को दिखा कि वास्तव में इसमें कुछ है, तो सोडा से सुबेश सिंह जी थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि इसका तो पेटेंट कराओ। फिर उन्होंने कोई जयपुर से था, उनको अखबार में उनको बताया, कुछ बाहर से सहयोग मिला, कुछ उनसे सहयोग मिला, और फिर NIF से भी एक बहुत अच्छा सहयोग मिला, जो एक गांव की टेक्नोलॉजी को बाहर एक अच्छे से डेवलप किया, और मुझे इससे बहुत बढ़िया एक एनर्जी मिली या पावर मिली, जिससे आज मुझे काम करना बहुत अच्छा लगा। निराशा के बीच में आशा की किरण क्या कहीं और से भी टिमटिमाती है? सुभाष जी को तो मैं आज से करीब 10 साल हो गए मेरे को, 10 साल से पहले नहीं जानता। तो सुभाष जी ने जब आविष्कार किया तो ये मेरे पास गए थे, तो मैं पेटेंट वगैरह का मैंने सलाह दिया, काम बहुत जोर का था, तो मैंने इनको पेटेंट के लिए ले गया, दिल्ली करवाया, पेटेंट करवाया, इनका काम शुरू कराया। और फिर मेरा तो इतना सहयोग था इनका, मेरे पास भी पैसे की व्यवस्था तो नहीं थी। बाकी मेरा एक मित्र था बहुत बढ़िया, सुनील स्वामी, उससे मैंने मिलवाया, तो उन्होंने इसके फंड की व्यवस्था की, फिर इन्होंने खुद भी अपना किया। और हमारे घर पे कोई कहना साहब घर से तो 1-2 लाख रुपए की ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते घर से, तो इन्होंने जो उससे फिर वो बढ़िया आदमी मिला, उसे फिर उन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने अपना काम पूरा किया। मेरा ये पानी का काम मैंने अलग किया। पानी का जो मामला था ये था मेरा इसमें, पहले तो हमारे वाटर लेवल ऊपर थे, तो उस टाइम पर क्या था कि बिजली से इंजन चलाओ, मोटर चलाओ, डीजल चलाओ, कुछ भी नहीं, ठीक है। रहट ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि रहट एक सिस्टम होता है कि चौड़ा कुआं होता है, फिर वो पानी नीचे चले गए, तो मैंने इससे पानी निकाला, छोटी सी मोटर से, इतनी सी मोटर है, इसमें आधा HP की मोटर, बस उसे पानी निकाला। सुभाष के पिता अलवर में ही किसानी करते थे। हालांकि सुभाष पढ़ाई में तेज थे, उन्हें अपने परिवार और 3 बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा और जुट गए अपने पिता की सहायता करने में। पर सीखने की ललक नहीं गई। खेती के साथ साथ उन्होंने पिता से बोरवेल की खुदाई भी सीखी, और जब बड़े हुए तो कंप्यूटर के बारे में भी अपनी पहल से ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और 8वीं कक्षा में ही सुभाष ने अपना पहला स्टीम टरबाइन तैयार किया, जिसमें भाप का उपयोग हुआ। आधा किलोवाट के इस टरबाइन से उन्होंने एक बल्ब जलाया। ये भविष्य के उस सुभाष का प्रतीक था जो अभी और बहुत उजाले करने की फिराक में था। पहले गांव में बिजली बहुत कम थी, तो वो बहुत एक बल्ब जो जलता था बहुत अच्छा लगता था, तो उसको देखकर मैंने भी विचारा है कि क्यों ना ऐसा बनाया जाए जो कुछ अपन को ये बल्ब का, कि बिजली कनेक्शन मिलता नहीं था पहले,
तो मैंने डीसी स्टीम टरबाइन जनरेट किया और उससे बिजली बनाई। तो 1984 से ये स्टार्ट किया था मैंने इसको, और एक डीसी स्टीम जनरेटर डेवलप किया। अब वो जलता रहा धीरे धीरे, स्टीम इंजन था और चलता रहे। वो एक खेल के समान था, मनोरंजन समझ लो, खेल बस उस 4-5 साल तक ऐसे चलता रहा। तो इनके बारे में तो क्या कि इन्होंने काफ़ी कुछ किया इन्होंने तो, मतलब जो इनका स्टेटस था पढ़ाई का भी, लिविंग स्टैंडर्ड का भी, रिहाइश का भी, उसके आधार को देखा जाए तो काफ़ी कुछ किया है जो नामुमकिन चीज़ है। अब आप वास्ट स्टीम जो निकलती है, रेलगाड़ी चलती थी 150 साल तक रेल चली, किसी ने ये नहीं सोचा कि रेल की स्टीम को वापस ले लो आप। आज अगर रेल चलाओ तो वो फायदे का सौदा है। किसी भी इनोवेटर के पास एक कोई बना बनाया ताना बाना नहीं होता, इसीलिए कई बार तो ताना बाना बनाने में ही वर्षों की मेहनत, संघर्ष और कमाई लग जाती है। और कभी कभी तो रिश्तों की नदी भी सूख सी जाती है। तब कैसे उसे संपूर्णता से पकड़ा जा सकता है? क्या संभव है? और अगर है तो कैसे? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुभाष अपने काम और उसकी जरूरत पर भरोसा करते हैं, यानी काम की सार्थकता स्वयं इनके काम की महत्ता को स्वीकार करेगी। कोई भी काम करने से पहले उस काम को पूरा बनाएं और उसको लगातार से धीरे करें, लेकिन करते रहें अपन, तो हम उस काम तक पहुंचेंगे। उसके लिए अपन को ऐसा बहाना नहीं कि यार पैसा नहीं कहाँ से, तो उसको एक फंड की वजह से उसको रुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे कैसे भी करके उसको आगे लेके आना चाहिए, उसको लगातार लगे रहना चाहिए बोलो उसमें। किसी भी इनोवेटर के पास एक कोई बना बनाया ताना बाना नहीं होता, इसीलिए कई बार तो ताना बाना बनाने में ही वर्षों की मेहनत, संघर्ष और कमाई लग जाती है। और कभी कभी तो रिश्तों की नदी भी सूख सी जाती है। तब कैसे उसे संपूर्णता से पकड़ा जा सकता है? क्या संभव है? और अगर है तो कैसे? देखो, सभी से तो हो सकता है, किसी का पेरेंट्स ने सहयोग किया हो, यहाँ से मिला है सहयोग, लेकिन इतना नहीं मिल पाया जितना होना चाहिए था। मम्मी ने थोड़ा किया है, पापा ने इतना नहीं कर पाए। और सभी के साथ होता है, जब इसमें वेस्ट होता है पैसा बहुत ज़्यादा। जब वह पहले तो ये तोलियाँ का बनाया, फिर तारों को बनाया, तो ये तो 7 साल का लग गया था। तो बनाता ये तो उसके वैसे बना ही दिया। बचपन से ही को ध्यान ऐसे ही, अच्छा मैं ये बना लूँ, ऐसा ही का ध्यान है। जब ये ठाला रहता तो कदे किमी बनावो करता, कदे कुछ बनावो करता। अब या तो पता नहीं भी क्या को इंजन साहब, या तो मन में क्या पता। अब वो इंजन बनाया था। अब तो मैं तो क्या करे, अब मदद तो वाई करे, मैं तो पैसा की देवाड़ सी, मेरे को वो याद दिया। जब की इच्छा सी तो करो। अब हम तो खिंदा दे सा, अब क्या पता भी ये क्या क्या करते। पिताजी तो वैसे नहीं बोलता, ये पढ़ने नहीं जाता, ये काम नहीं करता, ये नू नहीं करता, ये बिगाड़ू सा। अब तो बहुत अच्छा लगता है, और वह कहता तो मेरा जी बढ़ता। आज सुभाष अपने कौशल से अपनी दर्जनों मशीनें बेच चुके हैं। ये 40 लीटर प्रति घंटा से लेकर 3000 लीटर प्रति घंटा दूध को प्रोसेस कर सकती हैं। ऐसे इनोवेशंस हमारे सामने सिर्फ एक जाना पहचाना बेहतर प्रयोग ही नहीं रखते, बल्कि एक नए संसार की परिकल्पना में भी आशाओं के, प्रेरणा के खूबसूरत रंग भरते हैं। एक साधारण चीज में हल्की सी छेड़छाड़ करके अपनी कल्पना के रंग भरकर असाधारण बना देते हैं। मैं परेशानी को एक तरह से एक नया इनोवेशन मानता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ परेशानी जितना होगा, कोई मुझे प्रॉब्लम आएगा, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। पावर प्लांट में थोड़ा प्रॉब्लम आया, उससे नया निकला स्टीम, जो अपना आगे स्टीम बॉयलर, हॉट वाटर जनरेटर, सब उसी से निकले हैं ये।
इनके अभी कई और इनोवेशन भी शायद ग्रामीण जीवन के कच्चे रास्तों को अपने पक्के इरादे से सहज और सरल बनाएं, जो उनसे बोलते बतियाते जीवन में रंग भरते हुए उनके काम को आसान बनाते चले जाएंगे। पावर प्लांट में इंप्रूव किया है मैंने, जो 80 से 1 रुपये इसकी फ्यूल कॉस्ट आएगी, और ये एंटी ग्रेविटी पे ही काम करता है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। और मैंने पहले बताया था कि जो एंटी ग्रेविटी जो अपने यान है अंतरिक्ष से संबंधित हैं, उन पे भी हम काम कर रहे हैं और इसी सिद्धांत में काम हो रहा है उसके साथ। उसके एंटी ग्रेविटी एक ऐसा सिस्टम है जिस दिन ये सही से डेवलप हो गया, इसमें कोई साधन हो, आज इंडस्ट्री से मैंने बताया कि जैसे 40 से 50% फ्यूल सेविंग हुआ है, ऐसे अपने जो बाइक है, कार हैं, ट्रक हैं, आज रॉकेट हैं और हवाई जहाज़ हैं, ये सभी एंटी ग्रेविटी से 80% लेस होगा एनर्जी का हिस्सा, मतलब 80% अपन को फ्यूल सेविंग होगा इससे, सबसे बड़ी बात। और इसमें मेंटेनेंस नहीं होगा, इसमें एक ऐसा एंटी ग्रेविटी इंजन जो एक अब रोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो रोड की आज बहुत बड़ा खर्चा है लाइन डालना, तो इसमें एक बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसमें। जो भी कोई नई चीज़ आती है हम उनके साथ करते हैं, सीखने को मिल रहा है, नई चीज़ सीखने को मिल रही है। अभी पहले बॉयलर का था, अभी पावर प्लांट का है, और भी कई चीज़ें चल रही हैं, तो धीरे धीरे वो काम सब सीखने को मिल रहा है कि एक आदमी ITI करके कहीं कोई डिप्लोमा करके वो सीखता है, वो चीज़ हम यहाँ वैसे ही सीख रहे हैं। क्या कहना है उनसे मशीन खरीद कर काम करने वालों का? सारे कारण से देखो, धुआं कुछ भी नहीं होती जी, साफ सुथरा काम रहता है और जल्दी भी निकलता है और बचत भी होती है। यहाँ मेहनत तो थोड़ी बहुत कम होती है जी, पहले वाले बॉलर से कम होती है थोड़ी। उसमें 8, 10, 15 मिनट में पानी चढ़ाना पड़ता था, इसमें एक बार चढ़ाना पड़ता है सुबह बस, फिर दूसरे रोज ही चढ़ाना पड़ता है इसमें। बस ऐसा भी कोई बॉलर हो जाएगा जो अपने आप ऑटोमेटिक निकाल देगा, धुआं ऊपर निकल जाएगी, पहले धुआं से परेशान रहते थे जी। कैसे दिन बीतता है सुभाष ओला का? क्या कुछ फुर्सत के पल भी मिलते हैं? हॉबीज यही है, एनर्जी पे काम करना, कम से कम लोगों को रोज़गार मिले अच्छा और कम खर्चे पे काम चले, कम मेंटेनेंस बहुत कम हो कोई भी है, बस मैं इसी में लगा रहता हूँ। और आगे मेरा जो विचार है एंटी ग्रेविटी पे ही काम करना मेरा सबसे बेस्ट है। उनके साथ काम करने वालों की नज़र में वो क्या है? व्यवहार बहुत ही अच्छा है, वो कभी भी ऐसे मालिक की तरह नहीं रहता हमारे साथ, भाई की तरह, वर्कर की तरह ही, जैसे हम हैं वैसे के वैसे रहते हैं हमारे साथ। कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारे मालिक हैं। बहुत ही अच्छे हैं, यानी हम कभी भी कोई काम करते हैं तो खुद हमारे साथ काम में लग जाते हैं, वैसे खुद लगे रहते हैं। कोई भी हमें दिक्कत आती है हम बताते हैं कि साहब ये प्रॉब्लम है, तो खुद समाधान करते हैं उसका। हमें कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम आती भी है तो सुभाष जी पूरी सपोर्ट करते हैं हमारी। दिन रात मशीनों की ठक ठक के बीच कैसे सुर और ताल पकड़ते हैं कामगार। साबण ले जा, तेल ले जा, बोरिंग अपनाया, और नाका मोड़ पतली सी 16 शीश की रानी। राजस्थान के मदनलाल कुमावत ने भी कृषि से जुड़े उलझे और जटिल प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। इन्हें अपनी संस्कृति और धरती के नजदीक रहने का शौक है। मदनलाल कुमावत का इनोवेशन मल्टी क्रॉप थ्रेशर कृषि और कृषि से जुड़े कार्यों को सरल और बेहतर बनाने का प्रयास है।